हेलो एवरीवन। वी प्लस यू क्लासेस में सभी का स्वागत है। आई होप अपनी तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो नूट जो जून हमारा नेट 2025 है, उसके लिए बच्चों हम अपने पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम्स के लिए डेली एक क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे 2007 का जून का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपना पॉलिटिकल साइंस का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से नैतिकता को राजनीतिक से किसने पृथक किया था। तो मैं आपको क्वेश्चन रीड करके कुछ 4 से 5 सेकंड का टाइम दूंगा, आप लोग भी आंसर करें और फिर इसका आंसर रिवॉल्व करूंगा आपके लिए। ये प्रैक्टिस सेट है आपका, तो आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो किसने जो है नैतिकता को राजनीतिक से अलग किया था, तो वो किया था मैकियावेली ने। मैकियावेली ने जो है धर्म को और नैतिकता को अलग अलग किया था। मैकियावेली ने न तो ईसाई धर्म को मानते थे और न ही देवीय कानूनों को मानते थे। इसलिए उन्होंने मानव को कोई भी परलौकिक उद्देश्य है वो मानने से इनकार कर दिया था, और ये सारी चीजें उन्होंने कहा था अपनी बुक द प्रिंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संकल्पना की आलोचना स्वतंत्रता के विरोधाभास के रूप में की गई है। इस संकल्पना की आलोचना स्वतंत्रता की विरोधाभास के रूप में की गई है। प्लेटो का जस्टिस, लॉक का गवर्नमेंट कंट्रैक्ट, रूसो का जर्नल विल, या रोल्स का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो ये किस उसमें की गई बच्चों, तो ये की गई है रूसो के जर्नल विल में। आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। तो रूसो का जर्नल विल था, उसमें क्या था बच्चों कि जो सामान्य समाज की विभिन्न इच्छाएं थी व्यक्तियों की, वो वास्तविक इच्छाओं का एक योग था। जो सभी यानी कुछ कुछ नागरिकों की एक इच्छा हो और लेकिन वो सभी के हित में हो, तो उसको जनरल विल के लिए बोला गया था। इसे रियल विल भी बोला गया था। नेक्स्ट है, राजनीतिक मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, यह कथन किसने कहा है। अरस्तु ने, गेटल ने, हेरोल्ड लासवेल ने, हर्बर्ट जे स्पैरो ने। तो ये बोला है हेरोल्ड लासवेल ने। उन्होंने राजनीति को जो है मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं को निपटाने की प्रक्रिया बताया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अरविंदो घोष, रविंद्रनाथ टैगोर। तो अहिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत के जनक हैं अरविंदो घोष। अरविंदो घोष जो है वो भारत की संविधानता का उपदेश दे रहे थे। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि किसी भी अहिंसा आंदोलन से नहीं होगा ये बल्कि हिंसा से होगा। तो अरविंद घोष की जो किताबें थी, जो कृतियां हैं, वो है द लाइफ डिवाइन, ये 1914 में। फिर है ऐसे ओन गीता, 1961 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है। ये बच्चों इसमें पता है आप लोगों को, ये भी कर सकते हैं जो अभिकथन वाले क्वेश्चन है कि आपको ऊपर कूट दे दिया जाएगा, जो कि जैसे कि 4 ऑप्शन है कूट के, और नीचे 10-15 क्वेश्चन कंटिन्यू दे दिए जाएंगे, उनमें आपको कूट नहीं देंगे। तो आप इन्हीं कूट के आधार पर उनको भी सोल्व करते चलना। ये 2007 के पेपर में है। तो सबसे पहले, वैज्ञानिक समाजवाद वर्ग संघर्ष के संदर्भ में इतिहास की व्याख्या करता है। तर्क है, वर्ग संघर्ष पहले सुपर स्ट्रक्चर में होता है। तो इन दोनों बातों में से क्या ठीक है क्या गलत है। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन जो व्याख्या है वो व्याख्या सही नहीं है। तो आंसर बी राइट हो जाएगा। जैसे ए ऑप्शन में तो है दोनों कथन और कारण सत्य है और व्याख्या भी सही है। बी ऑप्शन में है ए और आर दोनों सत्य है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। सी में है ए सत्य है परंतु आर असत्य है, और डी में ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो ये आगे क्वेश्चनों के लिए आप ध्यान रखना। जो ये है कि वैज्ञानिक समाजवाद के वर्ग संघर्ष कि इसकी इसकी व्याख्या मैं आपको बताता हूँ। जो वर्ग संघर्ष में सुपर स्ट्रक्चर होता है, ये मार्क के अनुसार जो है समाज की प्रगति जो द्वंद्वात्मक प्रणाली द्वारा होती है। इसमें विकास
और उसकी जो अंतिम दिशा वो निर्धारित करती है कि जो आर्थिक तत्व जो होते हैं वो निर्धारित करते हैं कि विकास किस प्रक्रिया से होगा और अंतिम दिशा क्या होगी। तो जिस जिस चीज से ये चलते हैं उसके आर्थिक तत्व देखे जाते हैं कि बेस किस तरह का है। जो मार्क्स कहते हैं कि जो पूंजीवादी है वो अपनी कबर स्वयं खोदते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है और कारण है। 20वीं सदी के उत्तर उत्तरार्ध में पश्चिम विद्वानों की प्रमुख चिंता समुदाय का विचार रही है। स्थानीय विस्मृत और कमजोर हो गया है। जो स्थानीय लोकल विस्मृत है वो और कमजोर हो गया है। तो ये दोनों ही चीजें राइट है, क्योंकि जो स्थानीय विस्मर्श जो कमजोर हो गया है क्योंकि 20वीं सदी के उत्तरवाद पश्चिमी विद्वानों की प्रमुख चिंता समुदाय का विचार रही है। तो जो 20वीं सदी के उत्तर द्वार में पश्चिमी विद्वानों की प्रमुख चिंता जो समुदाय का विचार रही है वो क्यों था, क्योंकि आधुनिक राज्य का जो सामूहिकवादी दृष्टिकोण था वो सैंडल वाल्स और टेलर के चिंतन से जुड़ा हुआ है और जॉन्स रोल्स जैसे उदारवादी विद्वानों की प्रतिक्रिया के स्वरूप सामने आता है। नेक्स्ट है, संरचनात्मक कार्यात्मक विश्लेषण प्रक्रिया और संरचना की संकल्पना के इर्द गिर्द घूमता है। तर्क दिया है, प्रक्रिया किसी प्रणाली के कार्यों की अभिरचना के वस्तुनिष्ठ परिणाम के तौर पर परिभाषित किया जाता है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा बी। जो तर्क है वो तर्क गलत है, अभिकथन सही है। जो संरचनात्मक प्रकारात्मक उपगम है उपागम है वो इस बात की व्याख्या करता है कि कौन सी संरचना राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कौन से प्रकारों द्वारा संस्थापन होती है। यह जो उपागम होता है ये दो प्रकार का होता है, दो धारणाओं पर केंद्रित होता है, संरचना पर और प्रकार्य पर। प्रकार्य जो है प्रशिक्षित प्रकार्य जो होता है यह प्रेषित परिणाम है जो कि व्यवस्था के अनुकूल या पुनः समायोजन की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट है, अभिजात सिद्धांत माध्यम एवं पश्चिमी यूरोप के देशों में प्रजातंत्र के विवेचन के तौर पर प्रयोग किया गया। प्रत्येक प्रजातांत्रिक समाज में अल्पसंख्यक शासन करते हैं। तो प्रत्येक प्रजातंत्रीय समाज में अल्पसंख्यक शासन करते हैं, ये तर्क गलत है, अभिकथन सही है। तो आंसर बी राइट हो जाएगा। जो अभिजात शब्द का प्रयोग है बच्चों ये सबसे पहले किया गया था 1823 में, लेकिन इस शब्द का जो ब्रिटेन और अमेरिकन सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं जो कि 1930 के बाद किया गया ब्रिटेन और अमेरिकन के द्वारा। लोकतंत्र जो है लोकतंत्र में राज्य व्यवस्था पर वास्तविक रूप से नियंत्रण अल्पसंख्यक उच्च वर्ग का ही होता है। नेक्स्ट है, 1977 के बाद भारत में साझा सरकार का प्रयोग सफल रहा। एक दलीय प्रधानता की प्रणाली का असफल होना। एक दलीय प्रणाली का असफल होना ही भारत में जो है 1977 साझा सरकार का सफल प्रयोग रहा। तो ए आंसर राइट हो जाएगा, दोनों ही ठीक हैं। कारण जो है वो कारक का सही है, क्योंकि 1977 के बाद जो है भारत में साझा सरकार थी वो प्रयोग सफल क्यों रहा। कांग्रेस को और जो अन्य क्षेत्रीय दल थे उनको चुनौती मिली थी कि कांग्रेस की दलीय प्रधानता का खंडन हुआ और क्षेत्रीय दलों ने साझा सरकार का निर्माण किया। इसलिए कथन और कारण दोनों सत्य हैं कि जो कांग्रेस की एक सरकार थी उसको विरोध करने के लिए क्षेत्रीय दलों ने आपस में सभी ने इकट्ठे होकर उसके खिलाफ एक साथ रहे। तो इसलिए जो है कथन कारण सत्य थे दोनों। फिर है 1970 के दशक में सभी प्रकार के समाज का चरित्र एक सा है। भाषा धर्म और जाति का चुनाव में लाभ के लिए उपयोग हो रहा है। तो इसमें जो है चरित्र सभी समाज का चरित्र एक सा है ये गलत हो जाएगा 1970 के दशक में, कारण सत्य है। तो इसमें क्या था, जो वर्तमान में भाषा और धर्म जाति का चुनाव के लाभ के लिए प्रयोग हो रहे हैं। तो भारत में अलग अलग तरह की विविधताएं हैं, यहाँ अलग अलग तरह की जाति धर्म और भाषा के आधार पर चुनाव होते हैं। तो चुनाव के दौरान वोटों का फायदा उठाने के लिए लोग ऐसा करते हैं। नेक्स्ट है, अभिकथन है, पद सोपान प्रशासन के प्रशासन में मानव संबंधों को कई प्रकार की हठधर्मिता की ओर ले जाता है।
कारण है अधिक्रम प्रशासनिक संगठन में संशक्ति को बनाए रखने का साधन है। तो संशक्ति को बनाए रखने का साधन है। तो कारण तो ठीक है लेकिन अभिकथन गलत है, तो आंसर डी राइट हो जाएगा। 500 प्रणाली है बच्चों, इसका आप क्या समझते हो कि जो बड़ा पद है, बड़े पद को बनाए रखने के लिए, यानी कि सबसे पहले हायर पोस्ट, फिर लोअर पोस्ट, फिर उससे लोअर पोस्ट, ऐसे चलते हैं। जो इसका पद सोपान का अगर आप वैसे तो श्रेणीबद्ध प्रशासन, यानी स्टेप बाय स्टेप। फिर है लोक प्रशासन लाभ के उद्देश्य से पूर्णतः मुक्त नहीं है। सरकारी कार्यपालकों का मुख्य उद्देश्य समाज कल्याण को प्रोत्साहित करना व प्रोत्साहन बढ़ाना होता है। तो बातें तो दोनों ठीक है, लेकिन जो है व्याख्या ठीक नहीं कर रहा है, तो आंसर बी हो जाएगा। क्योंकि लोक प्रशासन लाभ के उद्देश्य से पूर्णतः मुक्त नहीं है, ये बात इसमें कहीं से नहीं है कि इसका कह रहे हैं कि सिर्फ समाज कल्याण को बढ़ावाना, ये ठीक है। जो लोक प्रशासन जो लाभ के उद्देश्य से पूर्णतः मुक्त नहीं है, क्योंकि जो सरकारी लोक सेवाओं के कर्मचारी की योग्यता और जो गुण के आधार पर भर्ती की जाती है, इस प्रकार की संगठित की जाने वाली लोक सेवाओं की सफलता ने दूसरे देशों को ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया है और कालांतर ने इस पद्धति का अनुसरण किया है। नेक्स्ट है उत्तर शीत युद्ध काल में निर्गुट राष्ट्रों का संगठन एनएएम अभी भी प्रासंगिक है। जो तर्क दिया है निकट भविष्य में कुछ विकासमान राष्ट्र प्रमुख स्थिति में होंगे। तो दोनों ही कथन ठीक है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, तो बी आंसर हो जाए। क्यों? क्योंकि जो उत्तर शीत युद्ध काल में निर्गुट राष्ट्रों का संगठन था, वो अभी भी प्रासंगिक है, क्योंकि आतंकवाद है जो है और जो अन्य अंतरिक्ष सुरक्षा से निपटने की ऐसी की गई भविष्यवाणी बातें प्रतीत होती हैं कि विकासशील राष्ट्र विश्व व्यवस्था में प्रमुख स्थिति में होंगे, क्योंकि भारत और चीन उसी की ओर अग्रसर हैं। और एनएएम की स्थापना जो 1961 में नेहरू, नासिर और टिटो द्वारा बेलग्रेड में की गई थी। नेक्स्ट है भारत और चीन दोनों ने 21वीं सदी में एक रचनात्मक एवं सहयोग के संबंध में का मार्ग अपनाया है। तर्क दिया चीन ने पाकिस्तान की परमाणु नीति का विरोध किया है। तो चीन ने तो कभी परमाणु नीति का विरोध नहीं किया, तो आर गलत हो जाएगा, ए ठीक हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। भारत और चीन जो दोनों देशों 21वीं सदी के एक रचनात्मक और सहयोग से संबंध का मार्ग अपनाते हैं। चीन जो भारत के साथ अपने संबंध मजबूत हो रहे हैं, लेकिन आज इनके बीच द्विपक्षीय व्यापार जो है वो 70 अरब डॉलर के आसपास है। जो चीन और भारत के बीच व्यापार है वो 70 अरब डॉलर के आसपास है। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके निम्नलिखित संकल्पनों सिद्धांतों के अस्तित्व में आने के कालक्रम को रखिए। तो इनके कालक्रम को ठीक करके रखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा संकल्पों में? संरक्षण का सिद्धांत या सप्तांग? सप्तांग आएगा। सप्तांग किसके द्वारा दिया गया था बच्चों? ये कौटिल्य के द्वारा। फिर है संरक्षण का सिद्धांत, ये बाजारवाद और नव उदारवाद के लिए। फिर आता है असंहिता का विरोध, ये महात्मा गांधी द्वारा। फिर सत्याग्रह, ये भी गांधी जी द्वारा। तो 1 2 3 4 ये सही है, सही क्रम में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित पुस्तकों को प्रकाशन के कालक्रम अनुसार लगाइए। तो सबसे पहले जो है कौन सी पुस्तक आएगी? तो सबसे पहले है एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, फर्स्ट आएगी। ये जो है 1925 H.J. लॉस्की द्वारा। फिर है आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, ये है 1918 अरविंदो घोष द्वारा। फिर है मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप,
ए रिलायबल थ्योरी ऑफ मिनॉरिटी राइट्स, ये दी है 1997 में विल कैमिल्का ने। फिर है नियो ह्यूमनिज्म 1947 एम एन रॉय द्वारा। तो आंसर ए जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 की 2 के साथ मिलान करना है। तो सबसे पहले है पावर एक्सटर्नल कॉन्शियस, मूल्यों का बाध्यीकरण विवरण और प्रेजेंट डायरी। तो पावर जो है, पावर की बात करते हैं मैकेवली, और एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस की बात करते हैं ग्रीन, और मूल्यों का बाध्यीकरण जो है वो करते हैं ईस्टर्न, और प्रेजेंट डायरी ग्रैम्सी द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 3124। नेक्स्ट है सूची 1 को 2 के साथ मिलाना है। अगस्टाइन, माओ और एम एन रॉय और अरविंदो के थॉट्स दिए गए हैं। तो जो अगस्टाइन है वो बात करते हैं टू स्वॉर्ड्स, 2 तलवारों की, और माओ जो है, माओ करते हैं लेट 100 फ्लावर्स ब्लूम, और एम एन रॉय करते हैं कॉलोनियल थीसिस, और अरविंदो इन्वोल्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4123, 4123 सी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक विज्ञान की एक उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में निम्नलिखित में से किसने योगदान किया है। राजनीतिक विज्ञान के उपशाखा के रूप में तुलनात्मक राजनीति के विकास में किसने सहयोग किया है इनमें से? आर्थर बेंटल, हेरोल्ड लास्की, ग्राहम वेलेस या आरटी मैकेंजी। तो इसमें किया है आर्थर बेटलेन ने। आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश के दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप है। तो दोहरी नागरिकता के साथ सरकार का संघीय रूप जो है वो किस में है? वो है यूएसए में। लुशियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से राजनीतिक विकास में कौन से संकट हैं? अस्मिता का संकट है, वितरण का संकट है, वैधता का संकट है, भ्रष्ट राजनीतिक प्रक्रिया का संकट। तो उनके अनुसार जो है अस्मिता का संकट है, वैधता का संकट है और वितरण का संकट है। तो 1, 2 और 3 आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। लुशियन पाई जो कहते हैं कि वो कहते हैं 1963 में इस विषय पर उन्होंने गंभीर रूप से सोचना शुरू किया था। नेक्स्ट है कार्ल ड्यूस की रचना सिद्धांत में निम्नलिखित 4 संघात्मक कारकों को सही सुमेलित क्रम में सही सुमेलित करना है। तो इनके अनुसार जो था कार्ल ड्यूस के अनुसार 4 तत्व कौन कौन से हैं? परिणात्मक तत्व हैं जो संचार संबंध के। तो सबसे पहले ये कहते हैं लोड, फिर लैग, फिर गेन और फिर लीड। तो 2, 1, 4 और 3 आंसर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है केनेथ आगर्स्की के अनुसार एक विकासशील समाज को नीचे दिए गए विकास के 4 चरणों में से गुजरना पड़ता है। तो कौन कौन से 4 चरणों से गुजरना पड़ता है? राजनीतिक एकीकरण, राष्ट्रीय जनकल्याण, औद्योगिकरण या प्रचुरता को प्रचुरता के साथ। तो उन वो मानते हैं कि सबसे पहले जो है आदमी को एकीकरण की राजनीति के साथ, राजनीतिक एकीकरण के साथ फर्स्ट,
फिर है औद्योगिकरण की राजनीति के साथ, थर्ड। फिर कहते हैं राष्ट्रीय लोक जो जल कल्याण है इसके साथ, और फिर प्रचुरता के। तो 1324 आंसर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे लिखे युग्मों में से गलत का मिलान किस में हुआ है? तो रॉबर्ट हर्डल है, वो हु गवर्नेंस, टीबी वाटरमोर है एलाइट एंड सोसाइटी, डेविड ईस्टन है द पॉलिटिकल सिस्टम, लुशियन पाई है राजनीतिक विकास के स्तर। तो इसमें है जो डी है, लुशियन पाई राजनीतिक स्तर, ये गलत मिलान है। नेक्स्ट है, सूची एक को दो से मिलाना है। राजनीतिक संप्रेक्षण, निर्भरता, जनता का मस्तिष्क और तीनों सत्रों के पर राजनीति। तो इसमें हम इसको मिलान करते हैं। तो राजनीतिक संप्रेक्षण जो है वो करते हैं कार्ल ड्यूस, और जो निर्भरता है, निर्भरता देते हैं एजी फ्रैंक। जनता का मस्तिष्क की बात करते हैं रॉबर्ट मिशेल, और तीनों स्तरों पर राजनीतिक लुशियन पाई। 4312 आंसर ए हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का, शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया, तो किस में किया गया है? तो वो किया गया राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत में। आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में सरकार ने मंत्रियों की संख्या कम करने का उल्लेख किया गया है? तो किस संविधान में किया गया है? वो किया गया था 1991 में संशोधन में, जो कि 2003 के अंतर्गत आता है केंद्रीय मंत्रिपरिषद में। उन्होंने कहा था कि जो अधिकतम संख्या है वो लोकसभा की सदस्य की संख्याओं के 15% से अधिक नहीं होगी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए व्यक्तियों में लोकसभा के स्पीकरों के रूप में कार्य करने वालों को काल अनुसार रखिए। तो सबसे पहले इनमें से कौन लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, आप देखिए एक बार। तो सबसे पहले जो रहे हैं बच्चों, वो हुकुम सिंह रहे हैं 1962 से 67। फिर रहे हैं संजीव रेड्डी 67 से 69। फिर सोमनाथ पी एम संगमा, ये रहे 96 से 98। फिर रहे हैं सोमनाथ चटर्जी 2004 से 9 तक। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से को किस कालक्रम में रखा गया है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राज्य का नाम परिवर्तन, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना, आईएएस और आईपीएस के बारे में उल्लेख। तो इनको किस कालक्रम में रखा गया है? तो सबसे पहले रखते हैं राज्य का नाम परिवर्तन, जो अनुच्छेद 3 में है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है अनुच्छेद 25 से 28 में। फिर आता है आईएएस आईपीएस के बारे में उल्लेख, ये अनुच्छेद 356 में। और फिर है किसी राष्ट्र के शासन लगाना। एक सेकंड, 356 में तो राष्ट्रपति शासन आता है। आईपीएस आईएएस का आता है बच्चों 312 में। शासन तो 356 में लगता है, राष्ट्रपति शासन लागू होता है जो। तो ये आता है 312 में। नेक्स्ट है, सूची एक को दो से मिलान कीजिए।
तो भारतीय राष्ट्रीय लोकदल टीएमसी ये पार्टी इसके नाम है। भारत की जो विभिन्न विभिन्न पार्टी हैं, तो आपको स्टेट बताना है कि कौन सी पार्टी किस स्टेट से है। तो भारतीय राष्ट्रीय लोकदल जो है ये किससे है? ये थी भारतीय राष्ट्रीय लोकदल हरियाणा से। टीएमसी जो है, टीएमसी पार्टी जो है ये पश्चिम बंगाल से। जेडीयू जो है वो बिहार से। और टीआरएस जो है आंध्र प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्लास देखते हैं। सूची 1 और 2 को मिलान करना है। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री कब बने? बाबरी मस्जिद को कब गिराया जाना है? देवगौड़ा प्रधानमंत्री कब बने? और नेहरू जी चीन के पंचशील समझौते का हस्ताक्षर कब किए? तो इनको इनके ईयर वाइज जो है मैच करना है। तो चलिए करते हैं इनको। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने थे 1991 में। बाबरी मस्जिद गिराया जाना था 92 में। देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे 1996 में। और नेहरू जी ने पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए थे 1954 में। नेक्स्ट देखते हैं। लोक प्रशासन उन क्रियाओं को कहने हैं कहते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को लागू करना होता है। यह परिभाषा किसने दी थी? डी वाल्डो, एल डी वाइट, एल उर्विक, डब्ल्यू एफ विलोबी। तो यह परिभाषा दी थी एल डी वाइट ने। आंसर बी। और ये कब हुआ था? ये दिया था 1887 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संगठन के क्लासिकी सिद्धांतों को कहावते किसने कहा है? हेनरी फ्योल, एल डी वाइट, हर्बर्ट साइमन, डी वोल्डो। तो ये कहा है हर्बर्ट साइमन ने। नेक्स्ट है, सिविल सेवा स्थायी रूप से वेतनभोगी एवं कुशल पदाधिकारियों की व्याख्यायिक संस्था है। यह किसने कहा है? तो यह कहा है हरमन फाइनर ने। आंसर ए। जो सिविल सेवा है ये ऐसी नागरिक सेवा है बच्चों जिसका गठन जो किया गया था वो इसलिए किया गया था कि जो देश में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है, निर्णय लेने में निम्नलिखित चरणों को किस क्रम में रखिए? तो निर्णय लेने में किसी समस्या की पृष्ठभूमि की जानकारी, समस्या का निर्धारण, विकल्पों का निर्धारण, विकल्पों की पहचान। तो हम कैसे करेंगे किसी भी समस्या को, चरणों को निर्णय लेने के लिए? तो सबसे पहले हम करते हैं जो है समस्या का निर्धारण। फिर करते हैं हम किसी समस्या की पृष्ठभूमि की जानकारी। फिर करते हैं विकल्पों की पहचान। और फिर विकल्पों का निर्धारण। ये सबसे पहले हम ये जानेंगे समस्या है क्या। फिर समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई। फिर समस्या को जो है किन विकल्प, जो क्या क्या विकल्प हमारे पास, फिर उन विकल्पों में से विकल्प को चुनेंगे। नेक्स्ट है, लोक प्रशासन के अध्ययन के निम्नलिखित उपागम में किस क्रम का विकास हुआ है? किस क्रम से विकास हुआ है? तो जो है सबसे पहले जो आएगा वो आता है क्लासिकी उपागम। फिर है मानव संबंधों का उपागम। फिर आता है व्यवहारिक उपागम। और फिर नीति उपागम। तो 1 3 2 4 आंसर ये जो है राइट हो जाएगा। सबसे पहले जो आती है क्लासिकल अप्रोच आती है। फिर ह्यूमन रिलेशन अप्रोच आती है। फिर बिहेवियरल अप्रोच और फिर पॉलिसी अप्रोच। नेक्स्ट है, नीचे लिखे युग्मों में से कौन सा युग्म ठीक मिलाया गया है? इसको बताना है कि मिलाया ठीक गया है। तो सबसे पहले कर्मचारी
जो क्लासिक है, युगम कहाँ है भाई युगम? ये लगता है टाइपिंग मिस्टेक होगी क्वेश्चंस की। एक सेकंड, इसमें हम कर देते हैं बच्चों। तो क्लास की जो है वो है संरचना। संरचना। मानव संबंध जो है अनौपचारिक संबंध है। अनौपचारिक संबंध है। व्यवस्था जो है वो पर्यावरण है। और वैज्ञानिक प्रबंधन जो है संगठन के 14 सिद्धांत हैं। 14 सिद्धांत हैं। ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय देशों के गठन के संगठन का अस्तित्व मुख्यतः निर्भर करता है। तो दक्षिण एशियाई के देशों का जो है वो किस पर मुख्य जो है निर्भर करता है? वो शांति और सहयोग पर। जो सार्क के स्थापना थी बच्चों, वो 7 देशों के बीच सद्भावना, भाईचारा और सहयोग के लिए की गई थी। 7 और 8 दिसंबर को जो है 1985 में ढाका में दक्षिण एशिया में दोनों राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ, जिससे सार्क की स्थापना हुई। जो इसके बाद जो है भारत, जिसमें कौन कौन से देश हैं? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और मालदीव। और 2007 में जो है वो अफगानिस्तान भी शामिल हो गया। नेक्स्ट है, शांति के लिए एकता का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसने किया? नेम ने, नाटो ने, यूएन ने और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन ने। तो शांति के लिए स्थापना की जो प्रस्ताव है वो दिया था यूएन ने। कब प्रस्ताव प्रयास किया इसने? 3 नवंबर 1950 को। और ये किसके टाइम पे लाया गया? ये कोरिया संकट के टाइम पे लाया गया। फिर है, अनकार्टेड ने मूलतः निम्नलिखित को बढ़ावा प्रोत्साहित किया है। तो अनकार्टेड ने जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा दिया है। आंसर बी। नेक्स्ट है, भारत चीन संबंधों में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में रखिए। तो भारत चीन संदर्भ में जो है इन घटनाओं को कालक्रम में रखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? भारत द्वारा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देना। ये कब दी थी? 4950 में, 1949-50 में। फिर है पंचशील समझौता हुआ। तो पंचशील समझौता जो हुआ है 1954 में। फिर दलाई लामा को भारत में प्रवेश किया 1959 में। और फिर भारत चीन ने द्विपक्षीय संबंधों की 50वीं वर्षगांठ को मनाया 2000 में। भारत चीन जो बच्चों आज से नहीं, बहुत पौराणिक समय से एक दूसरे से पड़ोसी राष्ट्र ही ना होकर एक दूसरे के सांस्कृतिक साझेदार भी हैं। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो वहीं पर चीन जो है 1949 में आज़ाद हुआ है। तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही क्रम पहचानिए। मस्ट्रिज, एनएफटी, बेलग्रेड परिषद और सॉल्ट। तो सबसे पहले आते हैं बेलग्रेड परिषद 1961 में। फिर आते एनएफटी, एनपीटी 1967, 8 भी आ जाता है कई बार। फिर आता है एसएलएटी, ये 1972। फिर आता है मास्ट्रिच 1992। नेक्स्ट है, सूची 1 को 2 से मिलान करना है।
मॉर्गनथाउ जो है वो क्या कहते हैं, मॉर्गनथाउ जो है राष्ट्रों के बीच की राजनीति की बात करते हैं। तो सबसे पहले थ्री, फिर करते हैं ई एच कोर, ये 20 वर्षों का संकट। फोर, फिर आते हैं केनेथ वॉल्स, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करते हैं। और फिर सेलिंग टी, संघर्ष की युक्त। नेक्स्ट है सूची एक को दो से मिलान करना है। गेट, सार्क, एनएफटीए, ट्रिप्स। तो जो गेट है ये है एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। फिर जो सार्क है साउथ एशियन नेशन। फिर जो एनएफटीए है नॉर्थन अमेरिकन स्टेट्स। और ट्रिप्स जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है बच्चों, ये 5 क्वेश्चन जो हैं ये आपको गद्यांश दिया गया है और इसके अकॉर्डिंग आपको करने हैं। गद्यांश भी आता है बच्चों। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए पढ़ देता हूँ, आप लोग इसको जो है स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चंस को सोल्व करें या इसको एक बार अच्छे तरीके से रीड आउट करके फिर सोल्व करें। मैं आप लोगों के लिए इसको रीड कर देता हूँ। व्यक्तियों की अभिरुचियां व्यापक हैं, दरअसल उसमें अभिरुचियों की अपार संभावनाएं हैं। इन्हें काफी जटिल तरीके से पद के उत्तरोत्तर क्रम से रखा गया है। दरअसल यह इतना जटिल है कि व्यक्ति उसे नहीं समझ पाते कि वह क्या है। हमारी कला में, भोजन में, यात्रा में तथा विभिन्न विषय सामाजिक क्षेत्रों में से आते हैं, जिनकी तुलना और व्यतिरेक्त बहुत कम किया जाता है। फिर भी यदि कोई एक व्यक्ति की शक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्धारण करना चाहता है तो उसे इन सभी पक्षों पर विचार करना होगा। अतः शक्ति का विस्तृत विश्लेषण हमें इस क्षेत्र से दूर तक भीतर प्रवेश करता है, लेकिन इसके विपरीत मतदान की स्थिति में या समितियों के निर्णय में समस्याओं को सिमटा दिया जाता है, क्योंकि दो विषयों, छोटे मुद्दों या प्रत्याशियों के बीच निर्णय करना होता है। सामान्य प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर अपनी पसंद के अनुसार लागू किया जाता है, जो अनेक परिस्थितियों में कितनी ही कठिन क्यों न हो, वह तुलनात्मक रूप से फिर भी सैद्धांतिक विकल्पों की तुलना में निश्चित रूप से काफी आसान होते हैं। इन परिणामों की भारी कटौती का प्रमाण इस तथ्य में दिया गया है कि मतदान के निर्णय में मतदाताओं के पास वास्तविक विकल्प नहीं होता, क्योंकि प्रत्याशी या दल एक दूसरे के से बहुत मिलते जुलते हैं। उदाहरण के लिए मुद्दे काफी साफ नहीं होते, यह जैसा भी है, लेकिन हकीकत है कि निर्णय की प्रक्रिया से प्रभावी विकल्प प्रतिबंध होते हैं। साधन के स्तर पर भी इसे सरलीकृत किया गया है, जिसका कारण प्रजातंत्र प्रणाली में मतदान के नियम हैं तथा जिन्हें निर्णय करने वाली समिति आरोपित करती है। समितियों के निर्णय का निर्धारण करना दिलचस्प क्यों नहीं है? इसका कारण है कि समितियों पर स्टालिन के समान कोई व्यक्ति हावी हो जाता है। वह समिति के नियमों को दरकिनार करके सदस्यों को धमका देता है यदि वे उसके विचारों का समर्थन नहीं करते। लेकिन एक नियमित जनतांत्रिक समिति वह है जहां कई नियमों के ऊपर विशेष जोर दिया जाता है, जिसमें एजेंडा की किस प्रकार रखा जाता है, उस पर कैसे चर्चा होती है और किस प्रकार मतदान होता है। मतदान के नियम वास्तव में वे हैं जिनमें सर्वाहार वर्ग के विरोधी के लिए नियम साफ हों, ताकि वह सदस्यों की स्वतंत्रता को बाधित न कर सके, बल्कि सारे प्रतिनिधि जो हैं समान तंत्र को समानता प्रदान कर सके। इस प्रणाली के इन नियमों में अंतर्विरोध है, इसलिए यह दिलचस्प बन जाता है और इन नियमों और निर्णय लेने की प्रक्रिया जो है इस विश्लेषण को अंतर्विरोधी से पहले ही विद्यमान और जिसमें इस प्रणाली में
एक या अधिक सदस्य प्रणाली के संदर्भ में अपने स्वार्थों की अधिकतम पूर्ति कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें या इसको कहीं पे नोट डाउन करें और फिर इसका जो है क्वेश्चन आंसर इसके सोल्व करें, क्योंकि ऑनलाइन आएगा उसमें आपको थोड़ा थोड़ा पोर्शन देते ही हैं। साथ के साथ ये नहीं कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो बच्चा फर्स्ट टाइम दे रहा है कि उसको ये लगे कि वहाँ पे कैसे रीड आउट करेंगे। तो जो आपको क्वेश्चन बोलेगा इसको पैराग्राफ को साथ में, बस ये ऊपर नीचे तो आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा अगर पैराग्राफ जो है बड़ा है। तो सबसे पहला है, व्यक्ति अपने हितों के प्रति अभिजन है क्योंकि उनका क्षेत्रीय व्यापक है, उसके कठिन विकल्प हैं, अशिक्षा के कारण या तानाशाही शासन के कारण। तो वो इसलिए क्योंकि उसके कठिन विकल्प हैं। आंसर बी, व्यक्तिगत व्यक्ति अपने हितों के प्रति अनभिज्ञ है अनभिज्ञ है क्योंकि उसके कठिन विकल्प हैं। नेक्स्ट है, मतदान के व्यवहार की समस्याएं आसान हो गई हैं क्यों आसान होगी? क्योंकि मतदाता द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया का पालन करने के कारण। कि जो आप वोट डालते हो, ये ऐसे नहीं है, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो तो फिर भी कर सकते हो कि मतदान के व्यवहार में समस्याएं आना कम हो गई हैं। क्यों हो गई हैं? क्योंकि जो मतदाता है वह अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया का पालन करने लगा है। ये नहीं कि किसी ने आपको बोला आप जाके वोट डालाए और आपने बिना कुछ देखे ही किसी दबाव में वो डाल दिया। आप वहां खड़े होते हैं, मशीन होती है, आप अपनी सोच समझ से निर्णय लेते हैं। फिर है, स्टालिन को ऐसा क्यों संदर्भित किया जाता है? स्टालिन को ऐसा क्यों संदर्भित किया जाता है? मतदान की प्रक्रिया का अराजकतांत्रिक तंत्र है, नियमों की अवहेलना और विरोधियों को धमकाया जाना है। तो स्टालिन को ऐसा क्यों संदर्भित किया है? क्योंकि नियमों की अवहेलना और विरोधियों को धमकाया जाना है। आप जब भी पैराग्राफ पढ़े, अगर आपको कोई चीज हाईलाइट दिख रही है तो उसको प्लीज नोट डाउन कर ले या उसको अंडरलाइन करें। अब ऑनलाइन एग्जाम में आप कैसे करोगे? आपको एक पेपर और पेन मिलता है रफ वर्क के लिए। अगर आपको फिर ये लगता है कि हाँ, थोड़ा बहुत जो पैराग्राफ ऊपर नीचे हो गया, टाइम सेविंग करनी है, तो उसमें जो मेन मेन सी लाइन आपको लगे, कुछ लगे, तो उसको आप नाइट डाउन करके लग सकते हैं। उसमें से क्वेश्चन 100% आता है। मतदान के नियम अप्रजातांत्रिक क्यों है? क्योंकि ये मतदान को बहुत आजादी देते हैं। नहीं, आजादी कहाँ देते हैं? ये क्योंकि मतदाता के विकल्प सीमित ही हैं। नहीं, क्योंकि ये मतदाता को निर्णय लेने की आजादी के प्रतिबंध करते हैं। आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों आज का। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यक्ति कि दूसरे व्यक्ति के ऊपर शक्ति निर्धारण केस में महत्वपूर्ण है? व्यक्तियों के सभी स्वार्थ तथा दूसरे क्षेत्र, व्यक्तियों के हितों की अनुचित रैंकिंग की चेतना, व्यक्ति विकल्प व्यवस्था से प्रतिबंधित, मतदान की स्थिति तथा समितियों में निर्णय पूरी तरह से बदल गए हैं। तो व्यक्ति विकल्प व्यवस्था से प्रतिनिबंधित है। आंसर सी जो है राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एग्जाम के साथ। कल आपको इवनिंग की शिफ्ट का जो एग्जाम है वो कराया जाएगा। तब तक के लिए आप अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और किसी भी थिंकर की अगर आपको क्लास चाहिए, उसके एमसीक्यूज चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड किसी भी थिंकर के, इंडियन के, वेस्टर्न के, तो हम आपको उसके एमसीक्यूज जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करवाएंगे और प्री वाईक्यू भी, जितने आज तक के उसके प्री वाईक्यू आए हैं मोस्टली को कवर करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिए और वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए और ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।